एग्जाम्पल नंबर 21 में एक क्लॉक डिज़ाइन करनी है हमें। और इस क्लॉक के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें आवर्स का यहाँ पे डिस्प्ले होता है नंबर्स, और मिनट्स के लिए ये सेगमेंट्स हैं, और सेकंड्स के लिए ये सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली हर एक के लिए आपको एक काउंटर लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ डिवाइस में बताया गया है कि C0, C1 और C2। C0 का हमने स्टैंडर्ड बना लिया है कि ये पर सेकंड के लिए है, ये पर मिनट के लिए है, और ये पर आवर के लिए। सेकंड्स के लिए जैसे ही 59 होगा, 59 से ऊपर तो वो रीसेट हो जाएगा काउंटर, और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा मिनट्स के अंदर। तो मिनट्स में जब 59 होगा और कंप्लीट 59 मिनट्स के बाद जैसे 60 मिनट्स होगा, तो ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंटर की तरफ, जो आवर्स का है, और वो रीसेट हो जाएगी बाकी मिनट्स की भी काउंटिंग। और इसके लिए डेल्टा डीवीपी सीरीज जो पीएलसी है, उसके अंदर बिल्ट इन रजिस्टर्स मौजूद हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन क्लॉक्स मौजूद हैं, 1 सेकंड की क्लॉक भी है, जैसे आपको नज़र आ रहा है M1013, ये आफ्टर 1 सेकंड की क्लॉक पल्स है ये, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली आपको एक ऑन पल्स देगी वन आफ्टर ईच 1 सेकंड। तो 24 आवर्स जो है वो क्लॉक डिज़ाइन करनी है आपने। वन क्लॉक पल्स का मतलब ये है कि 0.5 सेकंड के लिए ऑन होगी, 0.5 सेकंड के लिए ऑफ होगी, तो 50-50 ड्यूटी साइकिल इसका। और भी क्लॉक्स आपके पास मौजूद है, M1011 जो कि 10 मिली सेकेंड की क्लॉक है, और इसमें 5 मिली सेकेंड ऑन टाइम है और 5 मिली सेकेंड ऑफ टाइम है। M1012 अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो 100 मिली सेकेंड की यानी 0.1 सेकेंड की क्लॉक है, जिसमें 50 मिली सेकेंड ऑन टाइम है और हाफ टाइम जो है वो ऑफ टाइम है, और ऑन टाइम भी हाफ है। 1 मिनट की क्लॉक पल्स भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि 30 सेकेंड्स के लिए ऑन होगी और 30 सेकेंड्स के लिए ऑफ। तो इट डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट क्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मगर हम यहाँ पे 24 आवर्स की क्लॉक बना रहे हैं, तो 1 सेकंड की क्लॉक को यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्राम। वरना अगर आप दूसरी क्लॉक्स को यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 मिनट की क्लॉक तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, इसलिए कि फिर सेकंड्स पे आप डिस्प्ले क्या करेंगे। बाकी क्लॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको जो नंबर ऑफ काउंटिंग जो नंबर है कितनी दफ़ा उसको चलाना है, उसका प्रीसेट वैल्यू आपको उस हिसाब से रखनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। ये हमारा प्रोग्राम है। हमने सबसे पहले नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया M1013 का। इसका काम सिंपली ये होगा कि 0.5 सेकंड के लिए ऑन होगा और 0.5 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो आफ्टर ईच सेकंड यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होता रहेगा काउंटर की वैल्यू, और C0 काउंटिंग करेगा 60 तक। जैसे ही 60 कंप्लीट होगा तो C0 हाई होगा, और C0 हाई होने के साथ एक काम कर रहा है कि C1 को ऑन कर रहा है, उसको एक काउंटिंग की सिग्नल मिल रही है, और साथ में अपने आप को वो रीसेट भी कर रहा है। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं सेकंड स्टेप के अंदर, कि जैसे 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो एक इंक्रीमेंट होता है मिनट्स वाले काउंटर के अंदर, और वो रीसेट भी हो जाता है। और ये साइकिल चलती रहती है कि अनटिल एंड अनलेस के C1 की रीडिंग भी 60 मिनट्स के बराबर हो जाए। जैसे ही 60 होंगे तो C1 एक हाई पल्स जनरेट करेगा और अपने आप को रीसेट करेगा, और C2 यानी जो 24 आवर्स की जो क्लॉक है उसको वो इंक्रीमेंट करेगा, काउंटिंग को इंक्रीज करेगा। और 24 उसकी प्रीसेट वैल्यू आवर्स वाले की, जैसे 24 आवर्स कंप्लीट होंगे तो C2 अपने आप को फिर से रीसेट कर लेगा, और ये कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलता रहेगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, और ये काम आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें 1 सेकंड की बिल्ट इन क्लॉक आपने यूज़ करी है, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। अब सेकंड जो एग्जांपल है वो बहुत बेसिक सी एग्जांपल है टाइमर की। उसके बाद जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें ऑन और ऑफ डिले दोनों टाइमर्स हम यूज़ करेंगे। इसमें सिंपली ऑन डिले टाइमर है कि X1 जैसे ही आपने ऑन किया तो टाइमर आफ्टर 3 सेकंड जो है वो ऑन हो जाए, और Y1 को वो ऑन कर दे, और जैसे ही X1 आप ऑफ करेंगे तो जो Y1 है वो ऑफ हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल है कि X1 जो है जैसे ही आपने ऑन किया टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और 30 का मतलब यह है कि आपने 0.1 सेकंड का बेस टाइम वाला टाइमर यूज़ किया है। 0.1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो वो 3 सेकंड बनता है। तो आफ्टर 3 सेकंड जो है Y1 ऑन हो जाएगा, और Y1 उस वक्त तक ऑन रहेगा जब तक X1 जो है वो ऑन है। जैसे ही X1 ऑफ होगा तो Y1 भी ऑफ हो जाएगा।
तो यहाँ वेव फॉर्म के अंदर करेक्शन एक ये है कि टाइमर जो है वो फॉलो करता है इनपुट को, और यहाँ से टाइमर जो है वो भी रीसेट हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये करेक्शन थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में स्टार्ट में वही सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा है कि आफ्टर 5 सेकंड y1 को ऑन होना है, और जब x1 आप ऑफ करेंगे फॉलिंग एज आएगा तो एक टाइमर ऑन होगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ डिले। ऑफ डिले टाइमर काम ही उस वक्त करता है जब उसका इनेबलिंग इनपुट जो है वो हाई होके जब लो हो जाता है तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर 3 सेकंड ऑफ डिले टाइमर मस्ट बी एक्टिवेटेड और इट विल स्विच ऑफ दी y1 आफ्टर 3 सेकंड। तो आफ्टर 3 सेकंड जो है वो y1 ऑफ हो जाएगा। तो इसमें ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर दोनों यूज किए गए हैं। फॉर क्विक रिवीजन, ऑन डिले टाइमर वो टाइमर होता है कि जैसे ही उसका इनेबल इनपुट हाई होता है तो वो रन करना शुरू कर देता है टाइमर, और आफ्टर सम डिले जो भी उसका प्रीसेट वैल्यू आपने सेट करी है उस टाइम को अचीव करने के बाद वो आउटपुट को ऑन कर देता है। तो यहाँ डिवाइसेस बताई गई हैं आपको कि आप x1 यूज़ कर लें स्टार्ट के लिए, t0 एक यूज़ कर लें, t1 यूज़ कर लें और एक y1 यूज़ कर लें। और 5 सेकंड का मतलब ये है कि आपने 0.1 सेकंड यानी 100 मिली सेकंड का टाइम बेस आपने टाइमर यूज़ किया है। तो 0.1 सेकंड को 5 सेकंड में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, 50 आप उसमें के 50 मूव करा दें तो वो 5 सेकंड का हो जाएगा टाइमर, और 30 मूव करा दें तो वो 3 सेकंड का हो जाएगा टाइमर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि के 50 इज़ फॉर 5 सेकंड डिले टाइमर, 30 इज़ फॉर 3 सेकंड डिले टाइमर, और x1 जैसे ही हम यहाँ पे इनेबल करेंगे तो इस प्रोग्राम के अंदर x1 जो है वो पुश बटन नहीं है। x1 जो है वो टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच जो है जब आप उसको ऑन कर देते तो वो ऑन रहता है, अगर आप हाथ हटा भी लें। उसको ऑफ करने के लिए उसकी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम उस वक्त तक रन करता रहेगा जब तक आप जो है ऑन रखेंगे x1 को। तो स्टार्ट में हमने x1 को ऑन कर दिया, तो x1 को ऑन करने की वजह से होगा क्या कि जब x1 यहाँ हाई होगा तो यहाँ लो हो जाएगा, लो हो जाएगी उसकी लॉजिक ज़ीरो हो जाएगी, और वो खुद भी यहाँ पे ऑन होने की वजह से अपनी स्टेट को वो चेंज करेगा। तो इनिशियली जब आप पीएलसी रन करेंगे आपने कोई भी बटन इनपुट नहीं दिया तो ये टाइमर 1 चलना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट यहाँ से करंट फ्लो करेगा क्योंकि नॉर्मली क्लोज है। अब टाइमर 1 आफ्टर 3 सेकंड अगर आपने कोई बटन नहीं दबाया तो वो क्या करेगा कि यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब इनिशियली तो कुछ भी चीज़ रन नहीं कर रही, T0 से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, कोई करंट सिग्नल नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से Y1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखा जाए तो एक छोटा सा लॉजिकल एरर है, मगर इससे ओवरऑल एप्लीकेशन पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये एप्लीकेशन वाइज प्रोग्राम जो है वो ओके है। अब लेट्स स्टार्ट दी वर्किंग के x1 जो है जैसे ही आपने ऑन किया तो अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा कि x1 आपने ऑन कर दिया तो x1 जो है वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा, और ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से ये। तो करंट जो है वो अब फ्लो करेगा यहाँ तक और एक्टिवेट कर देगा टाइमर को। टाइमर रन करना शुरू हो जाएगा आफ्टर 5 सेकंड। T0 जो है वो ऑन होगा, ऑन होने की वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा और करंट फ्लो कर जाएगा Y1 पे, और Y1 यहाँ से लैच हो जाएगा। ठीक है, अब होगा ये कि x1 आपने ऑन रखा है तो अब y1 ऑन हो जाएगा 5 सेकंड के बाद, और इस स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। t1 टाइमर उस वक्त ऑन होगा जब आप x1 को वापस से ऑफ करेंगे। अब नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सेकंड मोड कि x1 को अब हम ऑफ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इरेज करना शुरू कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दिया तो ये करंट चला गया, यहाँ से यहाँ नहीं आएगा कुछ भी करंट, और वापस से x1 जो है वो नॉर्मल क्लोज पोजीशन पे आ गया। ठीक है, जैसे ही आपने x1 को ऑफ किया तो T0 भी ऑफ हो जाएगा। सही है, और यहां से तो कोई करंट नहीं जाएगा मगर नीचे वाली ब्रांच से करंट जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? उस वक्त तक जब तक ये टाइमर 1 जो है अपनी कंप्लीट वैल्यू प्रीसेट वैल्यू को अचीव नहीं कर लेते। यानी जैसे 3 सेकंड होंगे तो T1 जो है अब वो ब्रेक हो गया।
तो T1 अब जो है अपनी स्टेट को ऑन करेगा और जहां जहां उसके कॉन्टेक्ट्स लगे उनको वो इन्वर्ट करेगा। ऑन नॉर्मली ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ही टाइमर ऑन होता है, T1 ऑन होगा, तो जहाँ जहाँ T1 के कॉन्टैक्ट्स लगे हैं वो अपनी स्टेट को अपोज करेंगे। अपोज का मतलब है कि अगर आपने नॉर्मली ओपन लगाया तो वो अब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, पीएलसी के अंदर क्लोज होने का मतलब ये होता है कि लॉजिक उसकी हाई हो गई, करंट उसमें से ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि देयर इज़ अ पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। अगर नॉर्मली क्लोज आपने लगाया है तो पहले ऑन होने से पहले वहां से करंट गुजर रहा था, अब जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो क्लोज की जगह वो ओपन हो जाएगा, तो अब वो ब्रेक कर देगा, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। तो इसलिए यहाँ से Y1 ऑफ हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम अब ये ऑफ पड़ा रहेगा जब तक आप अनटिल एंड अनलेस अगेन नेक्स्ट टाइम जो है वो X1 को आप ऑन नहीं करते। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल था इस छोटे से मतलब ये भी एक अच्छा प्रोग्राम एग्जाम्पल है जिसमें ऑन डिले और ऑफ डिले दोनों आपने परफॉर्म किए हैं सिर्फ एक ही टाइमर को यूज करके। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ टाइमर, और इसमें टाइमर का जो यूसेज है वो बहुत ही अच्छा किया गया है। और इसको अगर आप देखें कि इसमें तीन पंप्स हैं, एक ऑयल पंप मोटर है जो कि Y0 है, और मेन मोटर है वो स्टार्ट कब होगी, जब Y0 ऑन होगा। सबसे पहले Y0 को ऑन होना चाहिए। Y1 मोटर जो है उसके कुछ सेकंड के बाद ऑन होगी, फिर Y2 जो है ऑक्सिलरी मोटर है जो कि Y1 के ऑन होने के कुछ सेकंड के बाद होगी। अब इसमें जो कंट्रोल पर्पज है वो क्या है, स्टार्ट द ऑयल पंप मोटर इमीडिएटली व्हेन स्टार्ट इज प्रेस्ड। यहाँ पे X0 और X1 जो है वो पुश बटन हैं। आप जब भी अपनी प्रोग्राम लॉजिक ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो आप पहले से ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो हार्डवेयर है वो किस तरह का है, कि स्विच आप जो यूज़ करें क्या वो सेलेक्टर स्विच है, क्या वो पुश बटन है, क्या वो टॉगल स्विच है। तो आप पहले से डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से आप लॉजिक को परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आप लॉजिक आप एग्जाम में अगर परफॉर्म करें तो वहाँ पहले बता दें कि भाई ये टॉगल स्विच है या पुश बटन है। अगर मैंने क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये पुश बटन है तो आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, मगर मैंने बोला है कि पुश बटन है। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है X0 एक स्कैन साइकिल, वन स्कैन साइकिल के शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई पल्स देता है और फिर ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम एक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब है X1 जो है ये टॉगल स्विच नहीं है, पुश बटन है। ठीक है, अगर किसी ने इस लॉजिक को टॉगल स्विच से परफॉर्म कर लिया तो उसके मार्क्स कटेंगे, लाजमी उसमें से माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ के अंदर बताया गया है कि ये पुश बटन है। अगर टॉगल स्विच होता तो यहाँ पे मुस्तकिल ऑन रहता है, ऑफ ही नहीं होता ये। तो उसमें लैच लॉजिक इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती अगर टॉगल स्विच होता। टॉगल स्विच नहीं है, पुश बटन लगेगा तो उसमें लैच लॉजिक लगेगी लाजमी। द मेन मोटर विल बी स्टार्टेड आफ्टर 10 सेकेंड, यानी जब आपने ऑयल पंप मोटर ऑन कर दी तो आफ्टर 10 सेकेंड डिले के बाद वो नेक्स्ट मेन मोटर को ऑन कर देगा, फिर उसके फर्दर 5 सेकेंड डिले के बाद Y2 को ऑन कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे 0.1 सेकेंड का बेस टाइम यूज करते हैं तो 10 सेकेंड डिले का मतलब ये कि 0.1 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से तो के 100 मूव कराएंगे तो 10 सेकेंड का डिले आ जाएगा। और 5 सेकेंड का मतलब ये कि 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 सेकेंड को तो वो 5 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। और X1 जो है वो रीसेट बटन है, जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो तमाम चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। यहाँ पे डिवाइसेस जो हम यूज़ करेंगे X0 X1 है, स्टार्ट स्टॉप है, T0 T1 है, दो टाइमर्स हैं, एक 10 सेकेंड का T0 है और एक 5 सेकेंड का T1 है। Y0 Y1 Y2 जो है वो सीक्वेंस में मोटर्स हैं, ऑयल पंप मोटर है, मेन मोटर है, और Y2 जो है ऑक्सिलरी मोटर है। ये प्रोग्राम की लॉजिक है। इसमें सबसे पहले हम आसान आसान ये करते हैं कि इनिशियली आप ये देखें इसमें से कोई चीज़ एक्टिवेट हो रही है नहीं हो रही, यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, तो कोई चीज़ इनिशियली एक्टिवेट नहीं हो रही, तो इसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। अब हम सिक्वेंशियली देखेंगे कि जैसी X0 का आपने प्रेस किया तो X0 जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो का मतलब ये है कि यहाँ से ये करंट आगे ट्रेवल करेगा और टाइमर को एक्टिवेट कर देगा, और इसकी वजह से यहाँ से ये लैच हो जाएगा Y0 जो कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टार्ट में करंट आ रहा था वो नीचे भी ट्रेवल करके गया है, उसने Y0 को एक्टिवेट किया और लैच भी कर दिया है। तो अब आपने X0 का बटन जब आप रिलीज भी करेंगे
जब आप X0 को ऑफ करेंगे तो यहाँ से तो करंट वापस से ब्लॉक हो जाएगा, यानी मैं इसका कॉन्टैक्ट वापस से ओपन कर रहा हूँ, मगर स्टिल करंट जो है वो यहाँ से ट्रेवल करता रहेगा टाइमर पे भी और Y0 पे भी। अब आगे आप देखें कि Y0 तो किसी को भी एक्टिवेट नहीं कर रहा। Y0 एक ऑयल पंप मोटर है और वो रन हो जाएगी स्टार्ट में, और साथ में टाइमर भी चल रहा है 10 सेकंड का। आफ्टर 10 सेकंड क्या होगा? आफ्टर 10 सेकंड T0 जो है वो एक्टिवेट होगा, तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा और ये हो जाएगा क्लोज। क्लोज इस तरह से होगा, और करंट यहाँ से फ्लो करेगा इस तरफ, टाइमर को ऑन करेगा, और यही करंट नीचे Y1 को भी एक्टिवेट करेगा, और Y1 ऑन होने की वजह से इस ब्रांच से अब ये लैचिंग हो जाएगी, और करंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, यहाँ पे भी टाइमर पे भी और Y1 पे भी। ठीक है, कंटिन्यूसली ये काम होता रहेगा क्योंकि टाइमर 0 है वो भी ऑन है और Y1 भी ऑन है, लैच हो गया और टाइमर 1 स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर 5 सेकेंड T1 जैसी ऑन होगा तो T1 जो है एक्टिवेट कर देगा Y2 को, और Y2 जो है वो अब सिंपली लैच हो जाएगा यहाँ से, और इसको भी ऑन करके ये लैच हो गया। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप X1 का स्विच प्रेस नहीं करते। जैसे ही X1 रीसेट बटन आप प्रेस करेंगे तो ये सारी करंट ब्रांचेस जो हैं वो ब्लॉक कर देगा उन्हें, और ब्रेक कर देगा उस कनेक्शन को, तो जिसकी वजह से अब जितना करंट फ्लो था वो सब का सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सब करंट जो है वो आपका ऑफ हो गया। ठीक है, तो टाइमर्स भी जो यहाँ थे वो भी ऑफ हो जाएंगे, अपनी स्टेट ख़त्म हो जाएगी उनकी, और X1 का जो स्विच है वो फिर आप रिलीज़ कर दें तो वापस से अब प्रोग्राम जो है इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, और कोई भी वर्किंग नहीं होगी अभी जब तक आप बटन प्रेस नहीं करेंगे अगेन। अब एग्जाम्पल नंबर 25 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 के अंदर सिंपल हमने क्लॉक पल्स जनरेट करी है जो पहले बिल्ट इन क्लॉक यूज़ करी थी। तो इसी तरह हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें 1 सेकेंड आफ्टर ईच सेकेंड जो है वो टॉगल हो आउटपुट स्टेट Y0 का, कंटिन्यूसली होता रहे, रिपीट होता रहे। तो यहाँ पे दो टाइमर्स यूज़ करेंगे, एक 1 सेकेंड जो कि क्या कहते हैं एक्टिवेट होके Y0 को ऑफ कर देगा, और ये टोटल काम जो है वो 2 सेकेंड तक रहेगा। तो अगले 1 सेकंड तक वो ऑफ रहेगा, फिर जैसे ही 2 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होगा वो रीसेट कर देगा सब कुछ और दोबारा से Y0 ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे X0 जो है वो इनपुट बटन है, और इनपुट एक ऐसा बटन हमने यूज़ किया है जो कि टॉगल स्विच है जो कंटिन्यूसली ऑन है। जब तक ये ऑन रहेगा ये एक्टिविटी होती रहेगी, जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो ये एक्टिविटी रुक जाएगी। T0 जो है वो 1 सेकंड का टाइमर है और T1 जो है वो 2 सेकंड का है। तो अगर 0.1 सेकंड आपने यूज़ किया तो 1 सेकंड का मतलब है 10 की वैल्यू आप मूव करेंगे टाइमर में, और इसमें 20 की वैल्यू मूव करेंगे। तो इस तरह से ये 1 सेकंड और 2 सेकंड हो जाएगा। Y0 जो है वो ऑसिलेटिंग आउटपुट है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है कि इनिशियली जैसे ही हम X0 का एक्टिवेट करेंगे तो करंट जो है वो फ्लो करेगा टाइमर 0 पर भी, और यही करंट फ्लो करेगा टाइमर 1 पर। और इनिशियली टाइमर 0 ऑफ होगा तो जिसकी वजह से ये करंट यहाँ पे भी ट्रेवल करेगा Y0 की तरफ, और ये करंट नीचे की तरफ ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि T1 जो है वो अभी ऑफ है, तो उसका ओपन कनेक्शन हमने यूज़ किया नॉर्मली ओपन, तो इसलिए यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। तो Y0 स्टार्ट में ऑन हो गया है, और वो ऑन रहेगा कब तक? जब तक ये T0 अपना टाइमर कंप्लीट नहीं करेगा वैल्यू 1 सेकंड की। जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे T0 अब ऑन हो जाएगा। T0 ऑन होते ही क्या करेगा, ब्रेक करेगा इस कनेक्शन को, तो यहाँ पे करंट फ्लो रुक जाएगा, तो Y0 अब ऑफ हो जाएगा। तो Y0 अब ऑफ हो जाएगा आफ्टर 1 सेकंड, और T1 मेक श्योर कि T1 जो है वो रन कर रहा है, तो T1 जो है आफ्टर 2 सेकंड ऑन होगा। तो अगले 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा Y0, और जैसी 1 सेकंड यानी अगला 1 सेकंड कंप्लीट होगा, यानी टोटल इसका टाइम 2 सेकंड कंप्लीट होगा, क्योंकि 2 सेकंड का जो टाइमर है वो भी यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, स्टार्ट यहाँ से हुआ था, और 1 सेकंड का टाइमर भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस पोजीशन से। तो जब यहाँ 1 सेकंड कंप्लीट हुआ था तो यहाँ पे भी 1 सेकंड हो चुका था। तो T0 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, T1 ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो वो अगले 1 सेकंड का इंतजार कर रहा है। तो जैसे 2 सेकंड कंप्लीट होंगे T1 ऑन हो जाएगा। T1 यहाँ से ऑन होते ही क्या करेगा, क्लोज होगा, और एक करंट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ तक।
और इसने रीसेट कर देना है दोनों टाइमर्स को। तो दोनों टाइमर्स रीसेट होने का मतलब ये है कि T1 जो है यहाँ से भी रीसेट हो गया और ये भी रीसेट हो गया, ठीक है। और अब होगा ये कि T0 T1 फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, रन होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही रीसेट हुआ था T0 तो उसकी वजह से दोबारा से यहाँ से करंट फ्लो हुआ और Y0 ऑन हो गया। तो आफ्टर 2 सेकेंड इसने ऑन हो जाना है, और फिर आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड इंतजार करेगा, फिर ऑन होगा, और एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये क्लॉक पल्स आपने जनरेट करी है इस प्रोग्राम के अंदर। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये। बस कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपको प्रोग्राम समझने में मुश्किल नहीं होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती है, स्टार डेल्टा कन्वर्टर। स्टार डेल्टा कन्वर्टर यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है कि जब हैवी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, जैसे 75 किलो वाट की या 50 किलो वाट की हैवी इंडक्शन मोटर आपने ड्राइव करी है, तो स्टार्टिंग जो है करंट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है लोड की वजह से, वज़न की वजह से। तो जिसकी वजह से लाइन वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं और करंट जो है उस वक्त शूट कर जाता है, तो जो कि डेंजरस है मोटर के लिए भी और आपकी जो स्विचिंग डिवाइसेस लगी उनके लिए भी। तो करते ये हैं, उसका सोल्यूशन ये है कि पहले हम इसको मोटर को 3 फेज़ को स्टार्ट करते हैं वाई कनेक्शन में। वाई कनेक्शन का मतलब ये है कि उसमें 3 फेज़ होंगे और एक होगा न्यूट्रल। वाई कनेक्शन का मतलब है ये, ठीक है। और यहाँ से न्यूट्रल आ जाएगा, ये न्यूट्रल है। और ये फेजेस हैं, ये जो है ये सिंगल फेज है 1, और ये 2 और 3 फेज है। तो इस लाइन वोल्टेजेस जो है वाई कनेक्शन के अंदर वो 220 वोल्ट होते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो 220 वोल्ट पे जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो लाइन वोल्टेज आपने कम किए हैं, तो आप 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए मोटर को आप उस पर जब रन करते हैं तो मोटर स्लोली स्टार्ट होती है। तो एकदम से जो है वो रश करंट उसमें ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि आपने लाइन वोल्टेज ऑलरेडी ड्रॉप कर दी है। तो स्लोली मोटर स्टार्ट होगी, जैसी मोटर जो है वो रनिंग कंडीशन में आएगी उसका इनर्शिया जो है वो जनरेट हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेगी रन होने की वजह से। तो फौरी कुछ सेकंड के डिले के बाद उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी लाइन वोल्टेजेस जो है वो फिर डबल कर दिए जाते हैं। तो जिसकी वजह से मोटर जो है अपनी नॉर्मल रेटेड स्पीड पर आ जाती है। और उस प्रॉब्लम को हम इस तरह से ओवरकम कर लेते हैं कि जो स्टार्ट में लाइन वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से मोटर को ज़्यादा डिमांडिंग करंट चाहिए था, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं इससे। तो अब स्टार डेल्टा जो कन्वर्टर है वो आपने पीएलसी के थ्रू डिज़ाइन करना, मगर उससे पहले इस हार्डवेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये KM0 जो है ये मेन कॉन्टेक्टर है, 3 फेज़ कॉन्टेक्टर है, जो कि यहाँ से फेजेस आ रही है, फेज़ 1 है, ये 2 है और ये 3 है। जब आप पीएलसी को ऑन करेंगे, X0 का बटन दबाएंगे, तो मोटर को ऑन करना है आपने। तो मोटर ऑन होने का मतलब ये है कि आपने KM0 को तो ऑन करना है। जैसे लेट से मैं इसको Y0 बोल देता हूँ, तो Y0 ऑन होना चाहिए। इसका मतलब है तीनों फेजेस मोटर के यहाँ पे कनेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब KM1 और KM2 दो कॉन्टेक्टर्स हैं, ये इंटरलॉकिंग होना ज़रूरी है इन दोनों के दरमियान, क्योंकि KM2 जब ऑन होगा तो वो पूरी इस तरफ की तीनों वाइंडिंग्स को शॉर्ट करके सिंगल वायर में कन्वर्ट कर देगा और न्यूट्रल से कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि मोटर कन्वर्ट हो जाएगी वाई कनेक्शन के अंदर, ठीक है। और KM1 जो है वो जब ऑन होगा तो मोटर के जो 6 वायर्स हैं उनमें से पेयरिंग बनाई गई है और वो आपस में उनको पैरेलल कनेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से मोटर के जो 6 टर्मिनल्स हैं उन पर फेज अप्लाई हो जाएगा, जो कि डेल्टा कनेक्शन है। और ये आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये कनेक्शन किस तरह से किया गया है कि आखिरी वाला तार इससे ऊपर वाले से जोड़ दिया। होता है कि कंपनी जब आपको मोटर देती है तो वहां पे तो आपको 6 टर्मिनल्स गिवन होते हैं ऊपर, ठीक है। और उस पर लिखा होता है जैसे ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है, इसी तरह 6 टर्मिनल्स पूरे दिए हुए होते हैं, गिवन होते हैं। और ये माउस से थोड़ा मुझे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं क्रॉस ही बना रहा हूँ यहाँ पे, ये टर्मिनल बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे टैगिंग कर देते हैं U1 V1 और W1 और फिर U2 V2 और W2। अंदर से वो कनेक्शन कंपनी जो है वो इसी तरह का करके देती है, और ऊपर आपने सिंपली U1 को U2 वाले टैग से ही कनेक्ट करना होता है अगर आपने उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है।
और V1 को V2 से और W1 को W2 से। तो इस तरह से आपके पास सिर्फ 3 वायर्स आ जाते हैं यहाँ पे, और उस पर आप तीनों फेस कनेक्ट कर देंगे तो मोटर जो है वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। ये कनेक्शन आपने कर दिया। अब उसके इंटरनल जो कनेक्शन है वो इम्पीडेंस मैचिंग के थ्रू कंपनी जो है वो कनेक्शन करके देती है और टैग लगा के देती है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, यूजर एंड पे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस मैच की जाती है और मैचिंग के साथ उनके पेयर बना के उनको कनेक्शन कर दिए जाते हैं। यहाँ पे इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो, यानी इम्पीडेंस ओम जो है, LCR मीटर है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है ये, और उसको आप यूज़ करके आराम से इसकी इम्पीडेंस मैचिंग कर सकते हैं। और जब आपने इन्हीं टर्मिनल्स को, मैं इसी को इरेज कर रहा हूँ, इन्हीं टर्मिनल्स को अगर आपने कन्वर्ट करना है वाई में तो बहुत सिंपल है। आपने इन वाली साइड को आप कनेक्शन कर दें और एक तार निकालें तो ये आपको 4 कनेक्शन मिल गए। ये फेजेस हैं और ये जो है ये न्यूट्रल है। तो यही कनेक्शन हमने यहाँ पे बनाया है। तो जैसे ही आप KM1 जो कॉन्टेक्टर है PLC के थ्रू, जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आप KM2 को एक्टिवेट करेंगे तो ये स्टार में कन्वर्ट कर देगा। अब दोनों के दरमियान थोड़ा डिले आना चाहिए, तो टाइमर भी आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे टैगिंग कर दी कि Y0 जो है वो मेन कॉन्टेक्टर है, Y1 जो है वो आपका जो है वो डेल्टा कन्वर्टर है KM1, और Y2 जो है वो आपका जो है स्टार कनेक्शन में यूज़ होगा। यानी ये जो KM1 है ये डेल्टा के लिए है और KM2 जो है वो स्टार कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि Y1 भाई ये वाला कॉन्टेक्टर है, और Y2 जो है वो KM2 कनेक्टर के लिए है, कॉन्टेक्टर के लिए। कनेक्टर निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी। ये PLC के जो आउटपुट कनेक्शंस हैं वो ब्लॉक डायग्राम में बताए गए हैं कि SS जो है ये कॉमन इनपुट होता है, और उसको आप कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई से, नेगेटिव से, और पॉजिटिव सप्लाई जो है वो स्विचेस के थ्रू X0 X1 को देते हैं। तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट होती है। Y0 जो है ये कॉन्टेक्टर, ये PLC जो है ये माइक्रो रिले टाइप है, इसके आउटपुट पे भी रिले कनेक्टेड है। तो Y0 Y1 और Y2 का कॉमन कनेक्शन जो है वो ये पिन है। तो सप्लाई जो है जब भी कॉन्टेक्टर जो है वो सिंगल फेज है, उनको ऑन करना है तो उसके लिए एक लाइन आप यहाँ दे देंगे और एक एक लाइन दोनों तीनों से कनेक्ट कर देंगे, KM0 KM1 और KM2 से। जैसे ही Y0 ऑन होगा तो ये साइकिल कंप्लीट कर देगा और इंटरनल सर्किट जो है वो एक कनेक्शन मेक हो जाएगा। PLC का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो इस तरह का होता है कि यहाँ पे एक नॉर्मली ओपन होता है, सिंगल पोल कनेक्शन होता है बस, और वो कनेक्ट हो जाता है इससे। इसी तरह से यहाँ पे भी एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगा होता है इंटरनल रिले का, और वो इस लाइन से कनेक्टेड होता है। इसी तरह Y2 का भी लगा होता है। डिफरेंट PLCs की डिफरेंट नंबर सेटिंग होती है और कॉन्सेप्ट यही होता है। तो अब PLC जो भी रिले को ऑन करेगी तो उस डिवाइस को यहाँ से सेकंड लाइन जो है वो मिल जाएगी, यानी न्यूट्रल और फेज है, तो न्यूट्रल अगर यहाँ पर है तो न्यूट्रल का कनेक्शन उस डिवाइस को मिल जाएगा और वो न्यूट्रल यहाँ पर आ जाएगा, और फेज जो है वो आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। तो ये मैंने आर्किटेक्चर वायरिंग बताई है, स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको कि पैनल के अंदर आप किस तरह से वायरिंग करते हैं। तो फेस तो डायरेक्ट मिला इन कॉन्टैक्टर्स को, जैसे ही न्यूट्रल मिलेगा PLC के थ्रू तो वो डिवाइस ऑन हो जाएगी। सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे वही बात बताइए, वर्डिंग आप देख लें कि in an induction motor the starter is used only to decrease the input line voltages of the motor, which also decrease the starting current। ठीक है, to do this first start the motor with star connection। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है इंडस्ट्री के अंदर, मोटर के साथ कोई फ्लाई व्हील लगाए या हैवी मैकेनिकल लोड लगाए तो उसको ड्राइव करने के लिए उसको बहुत, यानी अगर एक नॉर्मल जो मोटर है उसके साथ फ्लाई व्हील लगा है तो जब वो स्टार्ट होगी तो 10 टाइम्स ज़्यादा वो करंट डिमांड करेगी। अगर वो 5 हॉर्स पावर की इंडक्शन मोटर है और लेट से उसमें 4 to 6 एम्पेयर उसको चाहिए नॉर्मल करंट, तो जैसे ही आप फ्लाई व्हील के साथ उसको ड्राइव करेंगे और ऑन करेंगे तो आप मीटर पे आप चेक करें तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा 30 एम्पेयर उस वक्त ड्रॉ करने की कोशिश करेगी मोटर, जब तक वो मूवमेंट में ना आ जाए कंप्लीट। तो अब आप खुद सोचें कि एक मोटर है उसको 5 या 4 एम्पेयर पर फेस रिक्वायरमेंट है और अभी उसको 30 एम्पेयर मिल रहे हैं, तो कितने ज़्यादा एम्पेयर ड्रॉ हो रहा है जो कि मोटर के लिए डेंजरस है। जो वाइंडिंग इंसुलेशन है वो हीट की वजह से उसको मेल्ट कर देगा और वो शॉर्ट वाइंडिंग हो जाएगी तो मोटर जल जाएगी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम स्टार डेल्टा कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं।
जो VFDs वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स को जब हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ये ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है, वो खुद ही जो है वो V/F रेशियो जो है वो मेंटेन करती है, और स्टार डेल्टा कन्वर्जन वो सारी सेफ्टी उसके अंदर मौजूद है। अब डिवाइसेस हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, X0 X1 स्टार्ट स्टॉप के लिए, T1 जो है वो 10 सेकंड का टाइमर है, और ये 1 सेकंड का टाइमर है। 10 सेकंड का मतलब है 0.1 सेकंड अगर बेस टाइम है तो 100 आप मूव कराएंगे तो वो 10 सेकंड का टाइमर हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल जब आप 1 सेकंड का टाइमर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 सेकंड का मतलब है कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो दो टाइमर्स आपने यूज़ करने हैं। मोटर को आपने स्टार्ट करना है, मेन कॉन्टेक्टर जो है ऑन होगा तो 3 फेज मिल जाएगा। डेल्टा कनेक्शन के लिए Y1 है, और स्टार के लिए Y2 है। तो प्रोग्राम स्टार्ट किस तरह से होगा, इनिशियली देखें सारे और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और ये स्टार ये डेल्टा है, और इनिशियली जैसे ही X0 में प्रेस करूंगा तो करंट फ्लो होगा Y0 की तरफ, और टाइमर को भी रन कर देगा, ठीक है। और Y0 जो है वो लैच हो जाएगा। जब वो लैच होगा तो वो हर तरफ करंट सप्लाई कर देगा इस ब्रांच में। तो एट द सेम टाइम जब आप X0 को रिलीज कर दें यानी ऑफ कर दें, तब भी करंट सप्लाई होता रहेगा और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लैच लॉजिक आपने अप्लाई करी है। तो हम इसको ऑफ कर रहे हैं। अब Y0 जब ऑन हुआ था तो उसने नीचे भी करंट सप्लाई कर दिया, यहाँ क्लोज होने की वजह से अब करंट यहाँ पे भी जा रहा है। तो मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट होते ही मोटर जो है वो ऑन हो गई है स्टार कनेक्शन में, और स्टार कनेक्शन में मोटर को आपने 10 सेकंड तक रन करना है। तो मोटर जो है वो सॉफ्ट स्टार्ट होगी स्लो स्पीड पर, क्योंकि लाइन वोल्टेज आपने ड्रॉप कर दिए तो करंट भी जो है वो कम ड्रॉ होगा, ज़्यादा करंट नहीं जा सकेगा, तो मोटर जो है स्लो स्टार्ट होगी। तो आफ्टर 10 सेकंड जैसे T0 अपना टाइम कंप्लीट करेगा, तो अब आप यहाँ पे देखें कि Y2 जो है वो स्टार कनेक्शन है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो Y2 है वो स्टार कनेक्शन है, और जब तक वो रन करता रहेगा तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो T1 जो है वो रन ही नहीं होगा। जब T1 रन नहीं होगा तो आगे डेल्टा में वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो 10 सेकंड तक जब तक वो चलता रहेगा तो T0 अपना टाइम कंप्लीट करेगा। तो आफ्टर 10 सेकंड T0 जो है वो कनेक्शन को ब्रेक करेगा यहाँ से, और यहाँ कनेक्शन को मेक करेगा। अब होगा ये कि जैसी T0 ऑफ हुआ है, यानी ऑफ का मतलब ये कि T0 टाइमर ने जब अपना टाइम कंप्लीट किया तो एक ब्रांच को वो ऑफ कर रहा है, एक को ऑन कर रहा है। तो इस ब्रांच को वो जैसे ही ऑफ करेगा तो Y2 भी ऑफ हो जाएगा। Y2 ऑफ होने की वजह से अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि T0 भी अब उसका कॉन्टैक्ट क्लोज हो चुका है, और टाइमर चलना शुरू हो जाएगा T1। तो Y2 ऑफ हो चुका है, इसका मतलब है स्टार कनेक्शन जो है वो ऑफ है। तो Y2 जो है इंटरलॉकिंग हमने लगाई भी है डेल्टा और स्टार में। Y2 जब तक चलेगा उस वक्त तक Y1 ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इसको ये ब्रेक रखेगा। इसी तरह से Y1 जब चलेगा तो वो इंटरलॉक कर देगा इसको और ये चलने नहीं देगा। तो जब टाइमर 1 ने स्टार्ट होना है और वो चलता रहेगा तो आफ्टर 1 सेकेंड T1 ऑन होगा। तो T1 जो है एक यहाँ से क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि Y2 ऑफ है अब। और X1 तो रीसेट बटन है, तो ये Y1 को ऑन कर देगा, और Y1 जो है इस वक्त अब लैच हो जाएगा। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर अब मोटर रन होना शुरू हो जाएगी, और ये चलती रहेगी जब तक आप रीसेट का बटन प्रेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब लेट से आपने रीसेट का बटन प्रेस कर दिया तो X1 जो है वो ऑफ हो गया। इसने करेक्शन जो है वो ब्रेक कर देना है X1 यहाँ से भी, और X1 ने यहाँ से भी। तो इसका मतलब है कि Y0 भी ऑफ हो जाएगा, मेन मोटर भी बंद हो जाएगी, और यानी मेन कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा तो मोटर भी बंद हो जाएगी, टाइमर भी बंद हो जाएगा। और इसी तरह से जब टाइमर बंद हो जाएगा तो Y2 तो पहले ही ऑफ था, और टाइमर 1 है वो भी रीसेट हो जाएगा, क्योंकि T0 जो है वो रीसेट हो चुका है X1 दबाने की वजह से, और T0 जो है वो भी ऑफ हो जाएगा। तो ये सब का सब जो है वो रीसेट हो जाएगा। X1 यहाँ से भी रीसेट कर चुका है।
और सेफ्टी की वजह से आप X1 जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट वो हर ब्रांच में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो जैसी रीसेट करें तो तमाम लाइंस वो ब्रेक कर दे, चाहे ज़रूरत हो ना हो, ठीक है। मगर जहाँ बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जहाँ पे 100 डिवाइसेस या 500 इनपुट आउटपुट्स होते हैं, तो वहाँ पे गैर ज़रूरी कनेक्शंस नहीं लगाए जाते, जहाँ ज़रूरत होती है वही लगाते हैं, वरना वो मेमोरी साइज बढ़ जाता है और प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और मैं अब इसको यहाँ इरेज कर देता हूँ सब, और इसको समरी दोबारा से मैं बता देता हूँ कि X0 जब हम प्रेस करेंगे तो Y0 मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, जो कि लाइन कनेक्शन कर देगा मोटर के साथ, और टाइमर ज़ीरो भी चलना शुरू हो जाएगा। और Y0 ऑन होने की वजह से Y2 ऑन हो जाएगा, और 10 सेकंड तक स्टार कनेक्शन में मोटर रन करती रहेगी, और टाइमर ज़ीरो जैसी अपनी टाइम कंप्लीट करेगा तो आफ्टर 10 सेकंड T0 एक सिग्नल जनरेट करेगा, यहाँ से कनेक्शन को ब्रेक करेगा और यहाँ मेक करेगा, तो Y2 को वो ऑफ कर देगा, और यहाँ से वो कनेक्शन जब उसने मेक किया है तो Y2 ऑफ होने की वजह से यहाँ से पूरा एक कनेक्शन बन जाएगा और टाइमर 1 चलना शुरू हो जाएगा। टाइमर 1 जो है वो आफ्टर 1 सेकेंड एक पल्स जनरेट करेगा और Y1 को लैच करा देगा और ऑन कर देगा, तो डेल्टा में मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और Y1 और Y2 की इंटरलॉकिंग हमने लगाई हुई। इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक कॉइल आप एनर्जाइज कर रहे हैं तो दूसरा कॉइल जो है वो उस वक्त ना रन नहीं करेगा, तो इसके लिए आप क्या उसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दूसरे वाले आउटपुट कॉइल के साथ सीरीज में लगा दे, तो इस तरह से इंटरलॉकिंग जनरेट हो जाती है। अब ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम डेटा रजिस्टर को यूज़ करेंगे कि मेमोरी स्टोर कैसे की जाती है। ये कार वॉशिंग सिस्टम है जिसमें 5 मिनट्स के लिए आपको कार वॉश टाइम मिलेगा। अगर आप X1 के अंदर एक कॉइन इंसर्ट करेंगे तो टोटल 5 मिनट्स तक ये प्रोसेस होगा। 5 मिनट्स के बाद वो प्रोसेस ऑफ हो जाएगा और टाइमर रीसेट नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आप कॉइन नहीं डालें। अब ये X0 जो है ये एक लीवर है जो कि आप मेक ब्रेक करेंगे, एक पुश बटन टाइप है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो X0 ऑन हो जाएगा और टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। अब लेट से 1 मिनट तक चला और आपने इसको ऑफ कर दिया, तो 1 मिनट का जो टाइम है टाइमर का वो स्टोर हो जाए एक मेमोरी लोकेशन पे। इसलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी आपने ब्रेक किया तो टाइमर रीसेट हो जाए, तो इस तरह से तो वो पूरा 1 घंटा धोता रहेगा एक ही कॉइन में, तो ये तो एरर आ जाएगा। तो इसके लिए X0 का बटन जब आपने दोबारा मूव करना है तो सबसे पहले होगा ये कि टाइमर की जो प्रीसेट वैल्यू है ना वो आएगी, वो आपने ओवरराइट करनी है मेमोरी लोकेशन पे जो टाइमर की करंट वैल्यू पड़ी थी प्रीवियस, जो जहां तक टाइमर चला था, तो वो ओवरराइट होगी और वहीं से टाइमर चलना शुरू होगा ताकि सिर्फ 5 मिनट्स ही उसको मिले। तो इसमें एक मेमोरी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट हम यूज़ करेंगे जो कि डेटा रजिस्टर है D10। टाइमर जो है वही 0.1 सेकंड का है, स्प्रे बॉल जो है वो Y0 है, X0 X1 जो है स्टार्ट स्टॉप है। अच्छा, X1 जो है वो कॉइन डिटेक्टर है, इसमें स्टॉप का तो कुछ भी नहीं है, X0 खुद ही स्टॉप होगा तो वो पुश बटन की तरह काम करेगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें कि इनिशियली जब आपने X1 का यानी सिग्नल उसको कब मिलेगा, जब आप कॉइन इंसर्ट करेंगे। जब कॉइन इंसर्ट करेंगे तो K0 की वैल्यू D10 में मूव हो जाएगी, यानी जीरो मूव हो जाएगा D10 के अंदर। D10 के अंदर जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वो खत्म, वो इरेज हो जाएगी। और हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट ही वहां से कर रहे हैं कि जब हमने कॉइन इंसर्ट किया, तो कॉइन मैंने इंसर्ट किया तो X1 ऑन हो गया, और उसने मूव करा देना है जीरो वैल्यू को, इस फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया, तो जीरो वैल्यू पड़ी है यहाँ पर D10 के अंदर। अब आप X0 का बटन जैसे ही प्रेस रखेंगे तो अब ये करंट जो है यहाँ पे भी फ्लो करेगा, यहाँ पे भी फ्लो करेगा, यहाँ पे भी फ्लो करेगा, इन तमाम ब्रांचेस में इसने मूव करना है, ठीक है। T1 जो है वो टाइमर है, और ये तमाम जगह पे ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये वाली ब्रांच उस वक्त एक्टिवेट होगी जैसी राइजिंग एज मिलेगा इसे, तो शॉर्ट पल्स के लिए M1 जो है वो हाई होगा और फिर लो हो जाएगा। तो M1 एक शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स जो है वो जनरेट करके वैल्यू मूव करा देगा D10 में जो पड़ी हुई थी वैल्यू जीरो टाइमर 1 के अंदर, तो टाइमर 1 अब जीरो हो जाएगा और फिर उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा कंटिन्यूसली। तो टाइमर 1 जो है ये सारा काम जो है वो माइक्रो सेकंड के अंदर होगा। तो
आपको पता भी नहीं चलेगा और टाइमर रीसेट हो चुका होगा। टाइमर अब जो रन कर रहा था वो फॉर अ माइक्रो सेकेंड वो पॉज हुआ और टाइमर फिर जीरो से स्टार्ट हो गया। तो टाइमर की जो वैल्यू थी वो इनिशियली जीरो थी। अब टाइमर चलना शुरू होगा और टाइमर चलने के साथ साथ यहाँ पे टाइमर वन की वैल्यू जो है वो D10 में भी ओवरराइट हो रही है, D10 में भी मूव हो रही है। ठीक है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो फंक्शंस हैं ये एक साथ परफॉर्म नहीं होंगे, इनमें थोड़ा डिले होगा सर्किटरी का। तो कुछ स्कैन साइकिल के डिले के बाद ये सारा काम हो रहा होगा। तो जिस लम्हे ये फंक्शन एक्टिवेट होगा तो उस वक्त D10 की वैल्यू DT1 में ओवरराइट कर जाएगी, क्योंकि D10 जो है वो जीरो है, इनिशियली आपने जीरो किया है, तो बाय फोर्स आपने जो है वो उसको जीरो किया। तो जैसे T10 की वैल्यू T1 में मूव कर गई, तो अब आप जो है वो टाइमर को जो है वो रन करेंगे और टाइमर वन की वैल्यू जो है D10 में ओवरराइड होती रहेगी। तो टाइमर वन की जो वैल्यू करंट वैल्यू है वो इसमें चलती मूव होती रहेगी और दरमियान में लेट से आपने X0 जो है वो ऑफ कर दिया। तो अब होगा क्या कि ये पूरी ब्रांच जो है वो ऑफ हो जाएगी, टाइमर्स भी रीसेट हो जाएंगे। देखें ये सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉइन तो बस एक शॉर्ट पल्स दे के वो ऑफ हो गया, तो टाइमर को उसने जीरो कर दिया था, बस उसका काम खत्म। अब यहाँ पे D10 के अंदर टाइमर की वैल्यू आ चुकी है सेकंड स्पैन के लिए, कि आपने थोड़ी देर के लिए पॉज किया और अब आप देखना चाह रहे हैं कि अब होगा क्या। तो टाइमर वन जो है वो अब जीरो नहीं होगा, टाइमर वन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे स्टोर्ड थी क्योंकि वो मूव कर रहा था। तो टाइमर वन की जो वैल्यू यहाँ पड़ी होगी, जैसे ही आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट एक पल्स देंगे तो यहाँ पे ब्रांच एक्टिवेट होगी वन स्कैन साइकिल के लिए और टाइमर वन की वैल्यू T1 में ओवरराइड हो जाएगी और फिर जो टाइमर ने चलना था वो चलता रहेगा वैसे ही और मूव होती रहेगी उसकी वैल्यू अनटिल एंड अनलेस कि टाइमर जो है वो कंप्लीट 5 मिनट्स के लिए अपना टाइम कंप्लीट जैसे ही कर लेगा। T1 की वैल्यू जैसी 5 मिनट्स होगी वो D10 में भी सेव हो जाएगी और T1 जो है वो अब कंटिन्यूसली कनेक्शन को ब्रेक ही रखेगा। अब आप चाहे कितनी दफ़ा भी इस पूरे को मेक ब्रेक करके देख लें, टाइमर जो है वो अपनी वैल्यू नहीं छोड़ेगा, क्योंकि D10 के अंदर वैल्यू टाइमर की करंट मौजूद है कि भाई 5 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस ब्रांच में, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप नया कॉइन नहीं डालते, दूसरा कॉइन इंसर्ट नहीं करेंगे। आप जितनी दफ़ा कॉइन डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं और टाइमर को रीसेट करते रहें। तो आपको पे करना पड़ेगा जितनी देर के लिए भी चलाना है। तो ये प्रोग्राम इस तरह से हमने बना लिया। अब ये लैडर लॉजिक की हमारी आखिरी एग्जांपल है और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसके बाद हम मूव करेंगे स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम को देखेंगे फिर। तो अब हम इसमें देखते हैं ये कॉफ़ी मेकिंग मशीन है, इसके अंदर आपके पास कॉइन डिटेक्टर है X0 और Y0 जो है वो पेपर कप आउटलेट है। Y0 जैसी ऑन होगा तो आपको कप मिलेगा, आप पेपर कप निकाल के आप जगह पे रख दें। और Y1 जो है वो कॉफ़ी का जो सिलेंडर है वो ऑन करने के लिए कॉफ़ी इसमें से बाहर आ जाएगी और हॉट वाटर जो है गर्म पानी होगा यहाँ पे Y2 और वो इंसर्ट हो जाएगा इस कंटेनर के अंदर। X1 जो है वो प्रेशर सेंसर है, उसका काम सिर्फ ये होगा कि पानी को डिटेक्ट करना है। पानी को टाइम बेस आप नहीं रख सकते, पानी का एक सर्टेन लेवल जैसे ही आएगा तो वो उसको टेम्परेचर की वजह से उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाएगा और वो ऑफ कर देगा Y2 को। इसी तरह से यहाँ पे एक मिक्सिंग मोटर लगी है एजिटेटर Y3, जैसी वो ऑन होगा तो ये इसको मिक्स करेगा तमाम प्रोसेस को। अब जैसे ही मिक्सिंग का टाइम कंप्लीट होगा तो Y4 पे जो है वो कॉफ़ी जो है वो आउटलेट जो है ऑन हो जाएगा Y4 और कॉफ़ी उस वक्त तक बाहर आती रहेगी जब तक ये X1 जो है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जैसे ही उसका प्रेशर प्रेशर सेंसर यानी जो स्टीम जो जनरेट हो रही होंगी वो जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा तो ये दोबारा से Y4 को ऑफ कर देगा। तो इन डिवाइसेस को देख के आप प्रैक्टिस के लिए अपने तौर पे भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं
और यहाँ पे एक इनपुट लगा सकते हैं कि जो पेपर कप जब तक आप जगह पे नहीं रखेंगे तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या कहते हैं, अगर आपने लगा दें और पेपर कप रखें तभी प्रोसेस स्टार्ट हो, वरना ना हो तो आप ये एडिशन कर सकते हैं इसके अंदर। अब कंट्रोल पर्पस तो यही है कि भाई मेकिंग द पेपर कप कम आउट of the outlet when a coin is inserted at the same time the coffee pours in the mixing container। यानी जैसे ही आप कॉइन इंसर्ट करेंगे तो मिक्सिंग कंटेनर के अंदर कॉफ़ी आना शुरू हो जाएगी 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड तक आती रहेगी और 2 सेकंड के लिए जो पेपर कप आउटलेट है वो ऑन रहेगा। तो अब आपने आफ्टर 2 सेकंड क्या करना है कि द हॉट वाटर पोर्स इन, तो अब गर्म पानी आना शुरू हो जाए 2 सेकंड के बाद, और 60 सेकंड के बाद जो है वो क्या कहते हैं द रेडीमेड कॉफ़ी जो है वो आगे आउटलेट पे आ जाए। अब इसका पूरा सीक्वेंस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि x0 जो है वो कॉइन डिटेक्टर है, x1 जो है वो प्रेशर डिटेक्टर है, प्रेशर सेंसर है। वो ऑन उस वक्त होगा जब अमाउंट यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हॉट वाटर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से T0 T1 जो है वो दो टाइमर से, एक टाइमर 2 सेकंड का, एक टाइमर 60 सेकंड का। 60 सेकंड तक आपने मिक्सिंग करनी है। 2 सेकंड का टाइमर जो है वो कॉफ़ी का जो सिलेंडर है उसका सोलोनाइड वाल्व उसको ऑफ करेगा कि 2 सेकंड बहुत हैं। 2 सेकंड के बाद जो है वो कॉफ़ी बंद हो जाए। उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो 2 सेकंड में काफ़ी अमाउंट आ जाएगा, इतना कि कॉफ़ी बन जाए। फिर पानी के लिए तो रिक्वायर्ड लेवल जैसी प्रेशर डिटेक्ट होगा तो पानी जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो X1 जो है वो उसका काम सिंपली ये है। और 2 सेकंड के बाद आपने जो हॉट वाटर आउटलेट है उसको ऑन करना है। इनिशियली Y1 को ऑन करना है, साथ में कॉफ़ी आउटलेट भी, और Y0 भी ऑन करना है। आफ्टर 2 सेकंड जो है वो आप क्या करेंगे, हॉट वाटर को भी ऑन कर देंगे। तो जैसे रिक्वायर्ड प्रेशर आ जाएगा तो वो ऑफ कर देगा Y2 को भी, और आफ्टर 2 सेकंड जो है वो कॉफ़ी आउटलेट है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से फिर आप एजिटेटर यानी मिक्सर यानी मोटर को ऑन कर देंगे और 60 सेकंड्स तक जो है वो ऑन रहेगी, और 60 सेकंड तक वो चलता रहेगा। फिर आफ्टर 60 सेकंड Y4 ऑन हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत आसान सा प्रोग्राम है। ये हमने जो सिंबल यूज़ किया है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर लॉजिक है कि X1 जैसे ही आपने कॉइन इंसर्ट किया तो इसका काम क्या होगा कि Y0 को सेट कर देगा और Y1 को सेट कर देगा। तो Y0 जो है वो क्या है, आपका पेपर कप आउटलेट है, और ये कॉफ़ी आउटलेट है। फिर उसके बाद जैसे ही Y0 ऑन होगा तो मैं यहाँ पे ओवर राइटिंग करना शुरू करता हूँ कि जैसे इनिशियली एक पल्स आई, उस पल्स ने क्या करना है, इसको सेट कर देना है Y0 Y1 को। तो Y0 जो है वो सेट हो जाएगा और Y1 भी सेट हो जाएगा, और अब कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहेगा T0 की तरफ। और T0 यहाँ पे 2 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। इसका बेस टाइम 0.1 सेकंड है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 सेकंड तक T0 जो है चलता रहेगा। अब आफ्टर 2 सेकंड जो T0 जो है वो ऑन हो जाएगा, और आफ्टर 2 सेकंड इन तीनों ब्रांचेस को वो एक्टिवेट कर देगा। अब इन तीनों ब्रांचेस आफ्टर 2 सेकंड का मतलब है कि Y0 Y1 तो रीसेट हो गया, और Y2 जो है अब सेट हो जाएगा। Y2 क्या है, इफ़ यू रिमेंबर के वो हॉट वाटर चैम्बर है। हॉट वाटर जो है वो अब आना शुरू हो जाएगा, और गर्म पानी आने की वजह से X1 जैसी रिक्वायर्ड प्रेशर उसको स्टीम का मिलेगा, X1 ऑन हो जाएगा, और X1 ने ऑन होते ही सबसे पहले गर्म पानी को बंद करना है और एजिटेटर को ऑन करना है। और T1 क्या चीज़ है, एक 60 सेकंड का टाइमर है और उसको ऑन करना है। यानी मिक्सिंग हो रही है अब, और टाइमर चल रहा है, काउंट हो रहा है 60 सेकंड। जैसे 60 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये अपने आप को रीसेट करेगा और साथ में एक पल्स यहाँ पे जनरेट करेगा, और ये सब काम एक साथ होगा, इसको सेट करेगा और इसको रीसेट करेगा। तो Y4 जो है वो उसको सेट कर देगा और रीसेट करेगा Y3 यानी एजिटेटर मिक्सर को, और कॉफ़ी जो है वो पेपर कप में भरना शुरू हो जाएगी, फिल करना शुरू कर देगा उसको। और ये काम उस वक्त तक होता रहेगा जब तक X1 जो है वो ऑफ नहीं हो जाता। जैसे ही X1 ऑफ होगा इसका मतलब ये है कि प्रेशर ड्रॉप हो गया है, और अब यहाँ से जो करंट ब्रांच थी वो हट चुकी है। ठीक है, और ये सब ऑफ हो जाएगा और X1 यहाँ से अगेन क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने की वजह से वो रीसेट कर देगा Y4 को, और आउटपुट जो Y4 है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एक लॉजिक है कॉफ़ी मेकिंग मशीन की। इसके अंदर
आप अपना सेल्फ एक असाइनमेंट इसमें कर सकते हैं कि आप पेपर पोजीशन यानी पेपर कप जहाँ रखना है वहाँ पे एक सेंसर लगाएं। जब तक वो कप ना रखे उस वक्त तक आउटपुट ऑन ना हो, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट ही ना हो। क्योंकि 2 सेकंड का टाइम बहुत कम होता है, अगर 2 सेकंड में आपने पेपर कप नहीं उठाया तो फिर क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पेपर कप है वो उसका मैकेनिज्म ऐसा बना होना चाहिए कि पेपर कप 2 सेकंड के अंदर बाहर आ जाए। सेकंड जो है बस ये 2 सेकंड के टाइमर का आपने थोड़ा काम करना है, और एक इनपुट बटन, इनपुट सेंसर लगाए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जहाँ पे पेपर कब रखना है, जब तक वो ना रखें प्रोसेस स्टार्ट ना हो। और इससे आपका वो मसला भी हल हो जाएगा 2 सेकंड वाला। ठीक है, और एक पोजीशन सेंसर भी लगा दें। तो ये इस तरह का आपका असाइनमेंट है, और ये टास्क आप कंप्लीट कर लें तो यहाँ हमारी लैडर लॉजिक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह।